हेलो एवरीवन, लेट्स रिवाइज चैप्टर 12 ऑफ डिजिटल ऑडिटिंग। नया चैप्टर हमारे सिलेबस का जो एग्जाम में फॉर श्योर पूछा ही जाने वाला है। लेंदी चैप्टर है, बहुत सारी थ्योरी, इसलिए ड्रोन चार्ट्स में 10 से 11 पेज में कवर किया। रिवीजन के लिए हाथ से बनाए आपके लिए सिर्फ 2 पेज में पूरे डिजिटल ऑडिट को कवर करने के नोट्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिजिटल ऑडिट। है क्या डिजिटल ऑडिट? It simply is relying on the effectiveness of the IT systems for the purpose of audit. हमारा उद्देश्य इसमें होता है कि हम टेक रिलेटेड कंट्रोल्स जो मैनेजमेंट ने इम्प्लीमेंट किए उसे यूज करें और अच्छी सिक्योरिटी और कंट्रोल से हम स्टेक होल्डर्स का भी ट्रस्ट गैदर कर सकते हैं। फीचर क्या होते हैं डिजिटल ऑडिट के? ऑब्वियस सी बात है, हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वी एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी फॉर गिविंग बेटर कॉन्फिडेंस टू द क्लाइंट बाय इंप्रूविंग द ऑडिट रिपोर्ट्स रिलायबिलिटी। टाइम और कॉस्ट इससे आपकी बचेगी क्योंकि डिजिटली आप यूज करेंगे तो ज़्यादा रिपीटेटिव टास्क को इजीली चेक कर पाएंगे। प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, एक जैसे एक सेट ऑफ चीज़ों को चेक किया जा सकता है। साथ ही साथ में ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होगी क्योंकि डेटा आपके टिप्स पर, इनफैक्ट फिंगर टिप्स पर अवेलेबल होगा। कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड प्रोसेस को आप डिजिटली वेरीफाई कर सकते हैं विदाउट द लिमिटेशन ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। और फ्यूचर डिजिटल स्ट्रैटेजी को ये सपोर्ट करेगा क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में, एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नाउ हैज अ डिजिटल स्ट्रैटेजी फॉर देयर फ्यूचर। डिजिटल ऑडिट इज जस्ट गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट इट। एडवांटेजेस क्या होंगे? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, ऑडिट की क्वालिटी बढ़ेगी, एनालिसिस बेहतर होगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बेहतर लगा पाएंगे और कॉस्ट कम होगी। ये सारे पॉइंट्स सर आप बोल रहे हो याद कैसे करना है, तो ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं। आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया था हालांकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कि इंस्टीट्यूट कैसे मार्किंग देता है, देख लो आई बटन पे। और वहां बताया था कि कभी भी अगर आपको 6 पॉइंट की बजाय 8 लिख दोगे तो मार्क्स कटने नहीं है 2 एक्स्ट्रा के। हालांकि थोड़ा समय जाएगा, तो इसलिए आप इन तरह की चीज़ों पे कोई निमोनिक या दिमाग मत लगाइएगा, फटाफट बार बार सुनिएगा रिवीजन वीडियो को और उसके थ्रू इसे इजीली याद कर लीजिएगा। एग्जाम में 2-3 पॉइंट इधर उधर भी हो गए चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट है दिमाग में लिख के आ जाइएगा। जहाँ पे निमोनिक लगेंगे वो सब यहाँ पे मिलेगा। कंसिडरेशन और चैलेंजेस क्या होंगे डिजिटल ऑडिट में? तो सबसे पहली बात, हमें ये देखना है कि हम क्या बेनिफिट चाहते हैं। डिजिटल बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, पर आप अल्टीमेटली किसे डिजिटाइज करना चाहते हो ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ चीज़ें आप शायद डिजिटाइज नहीं करना चाहोगे जैसे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पर कुछ चीज़ें आप करना चाहोगे जैसे कि एम्प्लॉय की अटेंडेंस। हमेशा ध्यान रखना कि हमें लोगों को बाहर नहीं करना है डिजिटलाइज करके। इनफैक्ट वी शुड हैव पीपल्स फर्स्ट अप्रोच। तो हमारी प्राथमिकता लोगों को सपोर्ट करने की, हमारे एम्प्लॉयज को असिस्ट करने की। हमें टारगेट सही प्रोसेस को करना है जिसे डिजिटलाइज करने से फायदा हो, हैवी बेनिफिट्स मिले। और आपकी डिजिटाइजेशन ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी है, डिजिटल ऑडिट सिर्फ उसका एक पार्ट है। डिजिटाइजेशन तभी होगा दोस्तों जब आप कंप्यूटर को सिखाओगे ये चीज ऐसे करना है, वो तभी हो पाएगा जब वो चीज का सबसे पहले आपका सिस्टम क्लियर है। तो अगर मैकडी एक बर्गर बनाता है और उसमें फिक्स है कि टिक्की कितनी समय तक गर्म करी जाएगी, उसके ऊपर कितना मायोनीज डाला जाएगा, कितना केचप डाला जाएगा, सबकी क्वांटिटी फिक्स है, तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हैं, रोबोट्स बना सकते हैं जो ये चीज अपने आप करें। लेकिन अगर समय समय के साथ साथ ये चीज वेरी होगी तो कभी भी आप रोबोट से ये काम नहीं करा पाओगे। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन स्टैंडर्ड प्रोसेस है ये, इसलिए आप इसे ऑटोमेट कर पाओगे तब जब इसे स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो पहला स्टेप है, स्टेप 1 इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, देन वी गो फॉर ऑटोमेशन एज अ पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल डिजिटल स्ट्रैटेजी। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? डिजिटल स्ट्रैटेजी क्रिएट करना। हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि डिजिटल या डिजिटल ऑडिट से हम गवर्नेंस और डेटा सिक्योरिटी रिस्क को बेहतर करना चाहेंगे। इनफैक्ट इन दोनों चीज़ों को हमें मैनेज करना होगा। डेटा सिक्योरिटी इज अ बिग कंसर्न क्योंकि डेटा डिजिटली अवेलेबल है तो इट इज ऑल कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस, एंड गवर्नेंस एज टू हु हैज एक्सेस टू द राइट सेट ऑफ डेटा। ये कुछ मेजर कंसिडरेशन और चैलेंजेस हैं डिजिटल ऑडिट में। तो हमें किन एरियाज पे फोकस करना पड़ेगा? सिंपल है, जितनी चीज़ें नहीं आएंगी या जहाँ चेंजेस होंगे उनमें डिजिटल ऑडिट का फोकस है। एक बार आपने क्या किया है, अपना प्लेटफॉर्म बना दिया, तो क्या नई एक्टिविटी हुई है, क्या चेंजेस हुए हैं सिस्टम्स के मेंटेनेंस से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, साथ ही साथ में किन एरियाज में हमें और कंट्रोल चाहिए। पहले कुछ रिस्क नहीं होते थे, अब हैं, तो वील हैव टू हैव मोर कंट्रोल्स ऑन दैट। इंफॉर्मेशन डिगिंग कैसे होगी, नई टेक्नोलॉजी में ऑडिट ट्रेल कैसे क्रिएट की जाएगी, ये हमारा एरिया ऑफ फोकस होगा। ये तो था डिजिटल ऑडिट। अब बात करते हैं, हम डिजिटल ऑडिट शुरू कर रहे हैं, ऑडिटिंग डिजिटली, तो क्या है ये?
कंसेप्ट क्या है डिजिटल ऑडिट का? सिंपल है कि हम टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स को यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। तो ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन, दुआ मांग रहा है ऑडिटर, थोड़ी सी ड्राइंग ऐसी हो गई, क्या होगी? टू ऑटोमेट एंड एनहांस द ऑडिट प्रोसेस। अल्टीमेटली डिजिटल ऑडिट से हमें करना क्या है? प्रोसेस एनहांस करना है, ऑटोमेट करना है, स्कोप इवॉल्व करना है, कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक्सपर्टीज डेवलप करनी है और एंगेज एक्सपर्ट करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करना है। तो ऑडिटर की एक्सपेक्टेशंस क्या है? बेसिकली मुझे खुद को अपने आप की एक्सपर्टीज बढ़ानी है, जरूरत पड़ने पर बाहर के एक्सपर्ट्स लेके आने, सारे काम तो मैं नहीं कर सकता। एआई का कहाँ प्रयोग कर सकते हैं ये देखना है, और जितनी चीज़ें ऑटोमेट कर सकूँ उतनी ऑटोमेट करना है। एज इन कुछ ऐसे सिस्टम्स अगर मेरे पास मिल जाएं डिजिटल ऑडिट के अंतर्गत जो खुद ही निकाल के दे दे कि जहाँ जहाँ पर परचेज ऑर्डर बिना परचेज हुई है लिस्ट आ जाए, कितने दिन स्टॉक्स नेगेटिव हुए हैं लिस्ट आ जाए, कहाँ कहाँ कैश नेगेटिव हुई है लिस्ट आ जाए, कहाँ कैश के पेमेंट 10,000 से ऊपर है लिस्ट आ जाए, कितने पेमेंट हमने बिना टीडीएस काटे किए हैं अपने आप लिस्ट आ जाए, ताकि हमारे पास एक रेडीमेड डेटाबेस हो जाए चेक करने का। ये क्या हो गया? बेसिकली यूजिंग ऑटोमेशन। और फिर उसमें अगर मैं एआई और इनबिल्ड कर दूं जो खुद ही एनालाइज कर दे कि 10,000 से ऊपर के पेमेंट है पर ये किसको किए गए और वो क्या फार्मर कैटेगरी है, गवर्नमेंट कैटेगरी, अलाउड है, डिसअलाउड है, तो जो मैं प्रोसेस बाद में लगाने वाला था वो भी अगर सिस्टम लगा दे तो और भी बढ़िया। दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडिटर। फायदे क्या होंगे? वंस अगेन रेपुटेशन लगेगा आपको, क्वालिटी बेहतर होगी, एफिशिएंसी बेहतर होगी, तो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ह्यूमन पे डिपेंडेंसी कम होगी ऑटोमेटिकली, उस कारण से आपकी एरर्स कम होगी, क्वालिटी बेहतर होगी ऑटोमेशन से, ट्रांसपेरेंसी बेहतर होगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी और ऑडिटिंग के लिए भी, क्योंकि सारा डेटा एक जगह अवेलेबल रहेगा। ऑब्वियसली बात है मैनुअल में चांसेस मैनिपुलेशन के ज़्यादा हैं। एक सिंपल सी किराने की दुकान जहाँ पे बिलिंग मैनुअली हो रही है और एक जहाँ पर कंप्यूटर पे हो रही है, चोरी के चांसेस ऑब्वियसली मैनुअल में ज़्यादा है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आप बेहतर लगा पाओगे। ये किसके एडवांटेजेस हैं? पहले जो पढ़े थे वो किसके एडवांटेजेस थे? डिजिटल ऑडिट के। ये किसके हैं? ऑडिटिंग डिजिटली। आपको फर्क क्या है? दिस इज बेसिकली डिजिटल ऑडिटर के अपने फायदे, और ऑडिटर अगर उसे यूज करेगा तो उसके क्या फीचर्स और उसके क्या फायदे। हमें कंसिडर क्या करना है अगर आपको डिजिटल ऑडिट करना है? तो ऑब्वियस सी बात है हर कंपनी में डिजिटल ऑडिट पॉसिबल नहीं है, तो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखनी है। कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में हम पहले पता करते हैं प्रॉब्लम क्या है, फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से हम कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं और हमें वो ऑल्टरनेटिव यूज करना आता है या नहीं। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? क्या टेक आपकी मदद कर सकता है? उसमें आपके लिए कौन सी टेक अवेलेबल है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और क्या आपके लोग, आपका स्टाफ आर्टिकल यूज कर पाएंगे या नहीं। चैलेंजेस क्या आते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज डेटा सिक्योरिटी का है इन एनी डिजिटल सिनेरियो। तो इंफॉर्मेशन डिजिटली है तो क्या प्रॉब्लम्स है? नंबर 1, सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ द एम्प्लॉइज, आदत पड़ी हुई है उनके मैनुअल चेक्स करने की। टूल सही सिलेक्ट करना, क्यों? क्योंकि एक तो टूल्स बहुत सारे अवेलेबल नहीं है और कुछ जो अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड भी है। साथ ही साथ में स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस का होगा तो ही डिजिटल ऑडिट काम आएगा। क्यों? क्योंकि इन अ पर्टिकुलर कंपनी वेयर डिसीजन मेकिंग इज वेरी मच सर्कमस्टेंसेस बेस्ड, वहां पे डिजिटल ऑडिट आप क्या ही करेंगे, कैसे करेंगे? तो एक बैंक लोन प्रोसेसिंग कर रही है, उसमें डिजिटल ऑडिट टू सम एक्सटेंट ही आप यूज कर पाओगे। हाँ, उसके इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एनपीए क्लासिफिकेशन पे आप यूज कर पाएंगे। और अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि भाई आप अचीव क्या करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि डिजिटल एक ऐसा समंदर है जिसमें आप डाइव लगाओगे तो आपको लगेगा सब डिजिटलाइज कर दूं, बट अल्टीमेटली आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर ड्रिवन होना चाहिए। यही हमारा पहला भी डिस्कशन था कि वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट डू वी वांट टू डिजिटाइज। आपको एक फटाक से ये बता देता हूँ दोस्तों कि ये कैसे बनाए हैं। तो ये देखो, ये पहला पेज था आपका जिसमें अपन ने डिस्कस किया था डिजिटल ऑडिट क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। इसमें ये सारे पॉइंट्स थे जिसमें व्हाट इज डिजिटल ऑडिट, क्या उसके फीचर्स हैं, फायदे क्या होंगे उसको क्लाइंट के, क्या कंसिडर करना है, क्या चैलेंजेस है, एरियाज ऑफ फोकस के। सेकंड फिर हमने डिस्कस किया ऑडिटिंग डिजिटली। इसमें हमने क्या देखा ऑडिटिंग डिजिटली में? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली, एक्सपेक्टेशन ऑडिटर की क्या है, क्या फीचर्स और एडवांटेजेस हैं, क्या कंसिडर करना है ऑडिटर को, और क्या चैलेंजेस है। अब ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, मैंने आपके लिए यहाँ समरी बना दिया। मेरे हिसाब से एग्जाम में अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को बस क्या करेंगे, याद रख पाएंगे और इसी को इलैबोरेट कर पाएंगे, उससे ही आपका काम हो जाएगा। तो ये इस तरह के चिट नोट्स बनाए, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों, लग रहा है मेहनत आपके काम आ रही है, देखो मैंने कितना समय लगाया, कितनी मेहनत करी, मैटर नहीं करता है। आपको मदद अगर मिल रही है इससे, तो आपको क्या करना है, बस एक चीज करना है कि सब्सक्राइब कर दीजिए कि कभी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट ना जाए। सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन आने से आपको पता पड़ जाएगा ओके इसका एक कंटेंट है, मैं इस पर खुद मेहनत कर रहा था, इसके बजाय किसी और ने मेहनत कर दी है जो कईयों के काम आ सकती है। सब्सक्राइब
सर ये मिलेंगे कहाँ पे? चिट पेजेस ओपन फॉर ऑल, टेलीग्राम पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल ज्वाइन करिए, इसे डाउनलोड कर लीजिए। चैनल जैसे ही ज्वाइन करोगे डिस्कशन ग्रुप आएगा, डिस्कशन ग्रुप का लिंक ज्वाइन करना और उसके अंदर आपको ये मिल जाएंगे, पिन किए हुए हैं इन्हें, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो वी टॉक्ड अबाउट दिस चैलेंजेस। अवेलेबल सॉल्यूशंस में अगर आप देखेंगे तो क्या सॉल्यूशंस नॉर्मली अवेलेबल होते हैं? तो एक मैक्रो, बीपीए, आरपीए, आईपीए, विच इज बेसिकली व्हाट, तो ये मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे अपन। मैक्रो एज एन आप स्प्रेडशीट पे लगा सकते हो, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन, या जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये सब आगे डिटेल में डिस्कस होंगे। आगे, अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट। अब आप डिजिटल ऑडिट करोगे तो सबसे पहले आपको कंपनी में क्या आईटी का एनवायरनमेंट है, कहाँ कहाँ आईटी कैसे कैसे यूज हो रहा है, वो समझना पड़ेगा। तो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आईटी कहाँ यूज हो रहा है, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई किन एरियाज में ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है, और फिर आपको असेस करना उससे क्या रिस्क पैदा हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ एंटिटी रिलाइज ऑन आईटी एंड आईटी सेटअप, कहाँ का आईटी यूज हो रहा है और उसका सेटअप क्या है, एंड देन आइडेंटिफाइंग बेसिकली व्हाट यूजिंग आईटी इन आइडेंटिफाइंग कंट्रोल्स ओवर प्रोसेसेस। तो कैसे आईटी से कंपनी क्या कर रही है, प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रही है। तो जैसे कि हमने देखा कि कंपनी हमारी आईटी कहाँ यूज कर रही है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी गो टू अ सिंपल स्टोर विच इज लेट्स से अमेजॉन, तो हम देखेंगे वहाँ पे सब कुछ आईटी बेस्ड है। लेकिन वहीं पे इफ आई गो टू रिलायंस फ्रेश, आई विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर मैनुअल, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर आईटी बेस्ड। वहीं पे अपन एक कोई लोकल किराना स्टोर का ऑडिट कर रहे हैं तो वहां तो सकता है कि ऑडिट आईटी में कुछ भी नहीं। इनफैक्ट अभी मैं एक बुक स्टोर गया एक किताब खरीदने के लिए, नॉट रिलेटिंग टू आर सीए थिंग, नॉवल टाइप की, फिक्शन नॉन फिक्शन। तो वहां पे मैंने देखा, भाई मैंने पूछा, ऐसी बात किया, मेरा स्टूडेंट था तो उसने मुझे बताया कि सर मैंने जोहो बुक्स यूज करना शुरू कर दिया। अब आप सोचो उसका जब ऑडिटर आएगा तो अभी तक सब कुछ मैनुअल हो रहा था, अब वो जोहो बुक्स यूज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर कहीं ना कहीं एक आईटी डिपेंडेंसी आ गई है, यानी बिजनेस में अब एक चीज आईटी के थ्रू हो रही है। तो उसने कहा मेरी पूरी बिलिंग पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, यानी कि आप जो भी किताब खरीदते हो ऑटोमेटिकली स्टॉक में अपडेट हो गई है, और उसकी अकाउंटिंग और उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी सब कुछ इंटीग्रेट हो गई है। तो हमें क्या करना है, हमें समझना है कि अब एंटिटी कैसे रिलाई करती है आईटी पे और उसका क्या सेटअप है। सिंपल सेटअप है भाई कि सॉफ्टवेयर लगा रखा है, एक आदमी देखता है, या बड़ा सा सेटअप है कि हमारा एक आईटी हेड है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, और क्या है, और आइडेंटिफाई करना है कि उन्होंने क्या कंट्रोल्स उसके ऊपर लगा रखे कि गलती ना। अब इसी बात एक सिंपल सी दुकान में जहाँ पे लेट्स से 4 लोगों का स्टाफ है, वहां पे भी आईटी यूज हो रहा है, तो गलतियां हो सकती है, उन पे कंट्रोल्स लगाना पड़ेंगे। जैसे स्टॉक टेकिंग में गलती हो गई, डेटा इनपुट करने में गलती हो गई, पॉइंट ऑफ सेल में एरर हो गई, वहाँ पे RFIDs तो है नहीं कि अगर बिना किसी ने बिल किए बाहर निकल गया अगर किताब लेके तो पकड़ा पड़ जाएगा, तो चोरी भी हो सकती है। तो उसके कंट्रोल्स कुछ आईटी बेस्ड होंगे, कुछ मैनुअल होंगे, वो पता करना है। और फिर हमें असेस करना है कहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या मैं कर पाऊंगा, देख पाऊंगा, या एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड दी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग दी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, और ये भी। Understanding IT environment includes 3 steps: understand, identify and assess. Automated environment को identify करने के लिए आप क्या करोगे? You need to first and foremost get knowledge of what. तो आपको बेसिकली एक चीज़ समझो, ओवरऑल नॉलेज लेना है, यानी कि आप IT एनवायरनमेंट का नॉलेज ले लो कि इसका मतलब क्या हो गया कि आपके यहाँ पे क्या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, कैसे गवर्नेंस हो रही है, क्या पॉलिसीज और प्रोसीजर। फिर एप्लीकेशन लेवल पे आ जाओ, जैसे अपन ओवरऑल और सर्जन लेवल करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल और एप्लीकेशन लेवल, क्या एप्स यूज हो रही है, उसमें क्या एप्लीकेशन में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है। इसका आपको एग्जांपल ड्रोन चार्ट में दिया गया है और मॉड्यूल्स में भी दिया गया है। अगर आपको ये डिटेल एग्जांपल देखना है तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। देन आपको फिर ये समझना है कि क्या आईटी के रिस्क है और हमने क्या कंट्रोल्स उसके ऊपर लगा रखे, प्लस कहीं भी हमने कोई आउटसोर्स किया गया थर्ड पार्टी को, एज इन हमने कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज किया या कोई थर्ड पार्टी का इंटीग्रेशन कर रखा है। जैसे होता है पेमेंट गेटवे के लिए आप थर्ड पार्टी का इंटीग्रेशन अपनी वेबसाइट में करोगे तो उसके कंट्रोल्स पर रिलाई करोगे। तो ये समझ लीजिए। तो आपको ओवरऑल समझना है, एप्लीकेशन लेवल पे समझना है, रिस्क और कंट्रोल समझना है, और थर्ड पार्टी लेवल पे समझना है। ये भी जो भी मैंने एकदम नियॉन ग्रीन में लिखा है, ये सब आपके निमोनिक्स है। तो आईटी एनवायरनमेंट को समझने के की एरियाज क्या हैं? ये बेसिकली 5 एरियाज हैं, और इसका निमोनिक याद रखने का सिंपल सा तरीका है अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट। UI एनवायरनमेंट की स्पेलिंग मैंने थोड़ी गलत कर दी है इंग्लिश में, EN की बजाय मैंने एनवायरनमेंट को AN कर दिया है। क्यों? क्योंकि एन एनवायरनमेंट बात वही है सर, बहुत ही खराब था। तो UI3 सबसे पहले यू फॉर अंडरस्टैंड। हमें क्या करना है? फ्लो अंडरस्टैंड करना है कि हमारे यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन कैसे फ्लो होता है, ऐप में कैसे जाता है,
प्रोग्राम में और डेटाबेस में। तो आज जोमेटो पे अगर मैंने कोई चीज़ ऑर्डर करी है तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा, जहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है एक उसके पास जाएगा नोटिफिकेशन कि इसने ऑर्डर किया है, दूसरा नोटिफिकेशन जोमेटो के सर्वर में जाएगा, उससे रिलेटेड जोमेटो की कोई फीस होगी जो हम उसको डायरेक्टली प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर पे कर रहे हैं, और तीसरा जो कमीशन जोमेटो रिकवर करेगा जिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का उसने ऑर्डर दिलवाया। तो ये चीज़ों का कैसे अकाउंटिंग होगी, क्या होगा, ये पूरा फ्लो मैंने समझ लिया। उसके बाद मुझे समझना है कि इसमें क्या क्या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन यूज हो रही है। तो हमने क्या बोला था, अंडरस्टैंडिंग आईटी। तो आई में अब 3 चीजें हैं, विच इज नथिंग बट आइडेंटिफाई। आई फॉर आइडेंटिफाई, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द सिस्टम्स विच आर बीइंग यूज्ड, वी हैव टू आइडेंटिफाई द मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अरे नहीं, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल, क्या कर रहे हो भाई, क्या क्या जगह मैनुअल है और क्या क्या ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हैं, और फिर टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज करें। तो टेक्नोलॉजी में क्या हमने कोई एआई यूज़ किया है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ की है, क्या रिस्क आएंगे उसके, क्या एक्सपर्ट्स होंगे, ये पॉइंट मन से लिखना है जो ब्लैक में आपको सब पॉइंट्स दिए गए। और फाइनली ये सब करके ए इज फॉर एनवायरमेंट, तो यहाँ पे मैंने ए कर दिया है विच इज असेसिंग, ए फॉर असेसिंग व्हाट द आईटी एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। आप सिंपल एनवायरमेंट से भी रख सकते हो कि हमें एनवायरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी असेस करनी। तो दिस इज बेसिकली अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई और असेस। अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई और असेस, ऐसे भी अपन ने देखा है प्रोसेस क्या है, अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई और असेस, इसलिए मैंने वो निमोनिक यूज किया, अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई एंड असेस, यूआई है। आइडेंटिफाई 3 चीजें करनी है, असेस करनी है कॉम्प्लेक्सिटी। क्या कॉम्प्लेक्सिटी, तो देखो आईटी एनवायरमेंट हो सकता है आपको स्पेसिफिकली सिर्फ इतनी सी चीज पे क्वेश्चन आ जाए कि आप आईटी एनवायरमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी असेस कर रहे हो तो क्या फैक्टर्स आपको अफेक्ट करेंगे। तो देखो आईटी एनवायरमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी या क्या चीजें होती है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कई सारी ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेट होती है। तो हमें ये देखना है क्या क्या ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेट हो रही है। जैसे हो सकता है जोमेटो पे डेली रिपोर्ट जनरेट होती है, कितनी सेल हुई है, कितना कमीशन हमारा बुक हुआ है, कितना रिफंड हुआ है, ये सब तरह की चीज़ें। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कौन सी रिपोर्ट पर रिलाई कर रहा है, ये देखिए रिपोर्ट तो बहुत सारी बनती होगी, कई सारी डस्टबिन में चली जाती है, इनफैक्ट ई बिन में। देन ऐप्स आपने रेडीमेड यूज किए या कस्टमाइज किए, जितना ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑडिटर का रिस्क उतना ज्यादा। एंटिटी का बिजनेस मॉडल क्या है, ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस क्या हुए हैं, और क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूज की गई। दिस इज ऑल समथिंग विच यूल हैव टू गेट इन नॉलेज ऑफ असेसमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क फ्रॉम यूजिंग ऑफ आईटी। कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप रिस्क, वही वाली बात है भाई, आप देखो क्या आईटी एप्लीकेशन है, इन जनरल साइबर से रिलेटेड क्या रिस्क है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा, जितना मैनेजमेंट रिलाई करेगा चीजों पे ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा। रिस्क क्या आएगा फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईटी के यूज से रिस्क नॉर्मली किस तरह का आएगा, तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इंटर में भी पढ़ा है। कहीं भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसमें पहला रिस्क क्या होता है कि डेटा में अनऑथराइज चेंजेस हो जाए, या जहाँ चेंजेस करना है वहाँ चेंज नहीं हो रहे हैं, प्रोग्राम में चेंज हो गया या डेटाबेस में चेंज हो गया, तो अनऑथराइज चेंजेस करने थे नहीं किए या गलत कर दिए। आईटी एडमिनिस्ट्रेटर लोगों को ज़्यादा चीज़ें प्रिविलेज होती है, हो सकता है बैकएंड में उसको आपके पासवर्ड भी देखने को मिल रहे हो जिसके पास बैकएंड का एक्सेस है। मैनुअल कंट्रोल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आईटी में कई जगह, और अगर वो नहीं हुए हैं तो पूरा आईटी सिस्टम फेल हो सकता है। जैसे सर्वर के ऊपर एक मैनुअल फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए, डेटा के लॉस की दिक्कतें, करप्ट हो जाता है डेटा, डाउन टाइम की प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं जिस कारण से कि भैया सर्वर हैंग हो गया तो काम बंद हो गया। सबसे बड़ा इशू सिस्टम इंटीग्रेशन और कंपैटिबिलिटी। आज की तारीख में कोई एक सिस्टम इतना परफेक्ट है नहीं जिसपे आप पूरी तरह से लाई कर पाओगे। तो आपको कस्टमर मैनेजमेंट के लिए अलग सॉफ्टवेयर लगेगा, मे बी आपको कंप्लेन मैनेजमेंट के लिए अलग लगेगा, अकाउंटिंग के लिए अलग लगेगा, पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए अलग लगेगा। अब इन सब पे डेटा को इंटीग्रेट करके एक जगह लेना बड़ा टिपिकल काम है। एंड देन रेगुलेटरी कंप्लायंस, आईटी एक्ट का कंप्लायंस हम कर पा रहे हैं या नहीं, दैट इज बेसिकली रिस्क फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। देन हमें क्या करना है, हमें देखना है आईटी डिपेंडेंसी। सुनने में बड़ा ही टेक्निकल वर्ड लगता है बट बहुत ही सिंपल है। आईटी डिपेंडेंसी अब हमारा सबसे बड़ा डिस्कशन है। इनफैक्ट आप देखो अब सब कुछ अपन सी पॉइंट के अंदर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउ एवरीथिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज C1, C2, C3, C4, C5। इसका मतलब आईटी डिपेंडेंसी अपने आप में एक बहुत ही क्रिटिकल डिस्कशन है। व्हाट इज आईटी डिपेंडेंसी बेटा, सिंपल सी बात है, आपके पूरे बिजनेस कहाँ कहाँ पे आईटी पे डिपेंडेंट है। आईटी डिपेंडेंसी है, इससे सिंपल क्या होगा, वाओ। तो मैं किन किन चीज़ों पे आईटी पे डिपेंडेंट हूँ, तो पहले मुझे बताओ मुझे आइडेंटिफाई क्यों करना है। कैसा वाहियात क्वेश्चन पूछते हो तुम भी ना भैया, जब मैं आइडेंटिफाई करूंगा तो भी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि एंटिटी कहाँ यूज कर रही है आईटी, इसलिए कहाँ रिस्क है और एंटिटी के वहां पे क्या कंट्रोल है। आईटी जीसी इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आईटी जनरल कंट्रोल। फिर मुझे समझ में आएगा कि बिजनेस के फ्लो में आईटी कहाँ का इंटीग्रेटेड है, ताकि मैं ऑडिट की इफेक्टिव अप्रोच बनाऊं।
तो सर बताइए ना, आईटी डिपेंडेंसी कैसे अराइज होती है? अरे डेटा रिकॉर्ड करने में हो सकती है डिपेंडेंसी अराइज। जैसे आपको इसका याद रखने का एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है मैंने, थोड़ा सा डिफरेंट। आपको लग रहा है कि भैया कोई एक फ़ोन कॉल आया है जिसमें किडनैपर पैसे मांग रहा है, तो और ये किडनैपर ने किसको किडनैप कर लिया, तो लेट्स से किसी बड़े व्यक्ति को किडनैप कर लिया, मोदी जी के लड़के को। है ये कहाँ था, ये तो पता ही नहीं पड़ा, इसीलिए तो किडनैप हो गया, इसलिए नहीं पड़ा। अरे सर कुछ भी बोलते हो। तो जैसे ही फोन आएगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जैसे ही आपके पास फोन आया, तो सबसे पहले फोन इनिशिएट जैसे ही होगा, क्या सीधे अपन कनेक्ट कर देंगे उनको मोदी जी से कि भैया चलो बात करो? नहीं, हमें पहले ऑथेंटिकेट ऑथराइज करना पड़ेगा, और फिर हम इंश्योर करेंगे कि उसकी रिकॉर्डिंग हो। फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसकी रिक्वेस्ट को बात कराएंगे, और इनफैक्ट फिर हम क्या करेंगे, उस पर रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे कि भैया ये बंदा कहाँ पे था। आप इसे ऐसे याद रख लो कि जैसे ही इनिशिएट होगा हम पहले ऑथराइज करेंगे, फिर फ़ोन रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे, रिकॉर्डिंग करके हम प्रोसेस करके पता करेंगे कि कॉल करने वाला कहाँ पर है, और इमीडिएटली रिपोर्ट कर देंगे ताकि उसको पकड़ा जा सके। आया वही समझ में? चलिए, अपन बात कर रहे थे नीरव मोदी की, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, कितनी तरह की आईटी डिपेंडेंसी होती है आपके बिजनेस में? आप आईटी में किन किन चीज़ों पे आईटी पे डिपेंडेंट हो सकते हो? ओह, ऑटो, रेप, कैलकू, सिक्योर, फेस। तो आप इसे ऐसे याद रखिए कि ऑटो में रिपीट रिपीट बार बार मैं जाता हूं, वॉक करता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि कालू, अरे सर बहुत ही आपने रेसिस्ट रिमार्क्स लिए, सॉरी। तो आपने अपना क्या करना है, आपने बुलाया कि नहीं, टैन आ रहा है तो जो कालूपन आ रहा है उसको सिक्योर करना है मुझे मेरे फेस पे, इस कारण से। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसी। सबसे पहले हम किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं आईटी में? कई जगह जहां हमें ऑटोमेटेड कंट्रोल लगाने के, भैया आदमी नहीं चाहिए, अपने आप क्या होगा, कोई भी अगर मल्टीप्लेक्स में घुस रहा है तो उसने क्या किया है, भैया क्यूआर कोड स्कैन किया और उससे अप्रूव हो गया, अंदर चले गया, ऑटोमेटेड कंट्रोल लगाने। तो वहां मेरी आईटी की डिपेंडेंसी है। देन रेप, विच इज रिपीट, बार बार जा रहा हूँ, रिपोर्ट्स। ऑब्वियसली बात है, सिस्टम रिपोर्ट जनरेट करेगा, मैं उस पर रिपोर्ट डिलाई करूंगा, जैसे कि एजिंग रिपोर्ट हो गई आपकी डेटर्स की, या एक्सेप्शन रिपोर्ट हो गई बैंक्स में कि यहाँ पे चीज़ें गलत हुई है, अलग हुई है। कैलकुलेशंस पे मैं डिपेंडेंट करूंगा कल्लू, विच इज बेसिकली व्हाट, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन, ये सब क्या होते हैं, सिस्टम बेस्ड ही होंगे। देन सिक्योरिटी पे डिपेंड करूंगा मैं, कैसे? एक्सेस कंट्रोल, सीधी जो आते हैं, किसी आदमी को किस चीज़ का एक्सेस देना है सिस्टम में, उस पर मेरी आईटी डिपेंडेंसी है बिजनेस में। और इंटरफेस, विच इज बेसिकली व्हाट, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, एचआर मॉड्यूल, ये सब एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको ब्लैक में, ताकि आप रिलेट भी कर सको, एग्जाम में लिखना हो तो कोड भी कर सको, मॉड्यूल में भी दिए गए। इसके बाद देन यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू रिस्क फ्रॉम आईटी डिपेंडेंसी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैनेजमेंट से पूछेंगे, भैया तब भी दूल्हे की शादी हो तो इससे ज़्यादा अपने को परेशान नहीं होना है कि बारातियों का स्वागत कैसे होगा। हमें पहले दूल्हे से समझना, भैया तूने क्या कर रखा है, पहले तू व्यवस्था बता, हम तो तेरे दोस्त है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, तो हम उससे पूछेंगे कैसे किया और उन्होंने क्या आईटी जनरल कंट्रोल बनाया। और फिर हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटी जनरल कंट्रोल्स। आईटी जनरल कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है, भैया फास्ट बॉलर आता है तो अपन भी क्या करते हैं, पैडिंग वैडिंग करके फिर जाते हैं ना खेलने के लिए। तो बस अपने को ऐसे ही क्या करना है, आईटी जनरल कंट्रोल, आईटी के रिस्क से बचने के लिए वी नीड टू पैड आवरसेल्व्स, एंड पैड मींस बेसिकली व्हाट, P for program changes, A for access security, and D for data center and network operation security. इन सब में दो चीजें हैं, जब भी आईटी की बात करते हैं ना तो थोड़ी सी टेक्निकल बात करते हैं, तो बोलते हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स और कंट्रोल्स। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स और कंट्रोल्स, सीओबी, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स पिंक में दिए मैंने आपको। क्या है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स? एक्सेस सिक्योरिटी का क्या उद्देश्य होगा कि भैया ऑथराइज्ड आदमी को ही चीजों का एक्सेस मिले। चीजों का मतलब प्रोग्राम फाइल्स का भी और डेटाबेस का भी। प्रोग्राम चेंजेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि कोई भी प्रोग्राम अगर मॉडिफाई हो तो उसके मॉडिफिकेशन एक्सेस सिक्योरिटी से ऑथराइज्ड होंगे। सेकंड, जब भी मॉडिफिकेशन हो रहे हैं तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के उद्देश्य को भी अचीव करे, यानी उससे अकाउंटिंग जो भी इंप्लीकेशंस आ रहे हैं वो मैनेज होना चाहिए। और तीसरा, डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशंस का ये होगा कि भैया हमारा बिजनेस स्मूथ चलते रहे, और इसके लिए जरूरी कि हमारे सिस्टम्स बैकअप हो। नॉर्मली बेसिकली डेटा कहीं भी आपका नेटवर्क या कुछ भी हैंग होता है तो बैकअप ही काम आएगा। एक्सेस सिक्योरिटी में किस तरह की चीजें आती है, जैसे कि किस किस ने किस चीज का एक्सेस मांगा, उसको रिव्यू करे और देखे उसको उसकी जरूरत है तो ही दे। तो इसका मतलब है कि हमारे स्टोर्स रिकॉर्ड वाले को कभी भी स्टॉक लेजर में एंट्री का एक्सेस नहीं होना चाहिए। जो स्टोर हाउस कीपर है उसको एक्सेस होना चाहिए तो सिर्फ कितना की और रिसिप्ट और इशू डाल दे, ना कि क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई करे, वो दूसरा बंदा करे।
टर्मिनेशन ऑफ एक्सेस, आदमी छोड़ के जाए तो समय पर उसका एक्सेस बंद हो जाए। एक्सरसाइज समय समय पे मॉनिटर हो, क्योंकि अगर जॉब रोल चेंज हो रहे हैं तो एक्सेस रोल्स भी चेंज होंगे। ध्यान रखिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और डेटाबेस पे डायरेक्ट एक्सेस बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए। कई बार ईमेल आईडी शेयरिंग होती है, यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया तो तू मेरे उससे लॉगिन करके काम कर लेना, इसको मॉनिटर करे क्योंकि ये बहुत रिस्की है, क्योंकि बाद में फिर पकड़ में नहीं आएगा कि किसने किया। और सिक्योरिटी पॉलिसी आपकी होनी चाहिए इन सारी चीज़ों की कि पासवर्ड हर 90 दिन में चेंज होगा या ऐसा कुछ, उससे मॉनिटर भी करना है कि फॉलो हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट, प्रोग्राम चेंजेस। ये सब क्या डिस्कस कर रहे हैं, जनरल कंट्रोल है, हर कंपनी में लगाए जा सकते हैं जो आईटी यूज कर रही है। प्रोग्राम कोई भी चेंज हो रहा है तो ऑथराइज होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका एक पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए कि कैसे चेंज होगा। जब भी चेंज हुआ है तो पहले टेस्टिंग होगी, अप्रूवल होगा, उसके बाद ही इंप्लीमेंट होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, रिकॉर्ड करें कि आपने क्या क्या चेंज कब की। जैसे एक सिंपल सी बात है, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, फास्ट की वेबसाइट पर जाकर डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का चेंज कर दिया कि भैया ऑडिट में पहले आपको वैलिडिटी 12 महीने की मिलती थी और अब 24 मंथ्स की। और सपोज ये छोटा सा चेंज हमने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारे पास डेटाबेस में अगर कहीं हमारा सिस्टम बैकएंड में ये नहीं बता रहा है कि डिस्क्रिप्शन किस दिन चेंज हुआ, तो हो सकता है कि कोई पास डेट का स्टूडेंट भी बोले अरे मुझे वैलिडिटी कम मिली, और हम बोले नहीं वो तो पहले कम थी बाद में बढ़ गई, उसने बोला नहीं इस समय से ही कम बढ़ी हुई थी। अब मेरे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका मेरे पास कोई लॉग ही नहीं है। तो इसके लिए जब भी चेंजेस होते हैं तो उन्हें क्या है, ट्रैक और रिकॉर्ड होना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी चेंजेस होते हैं तो चेंजेस में डेवलप करने वाला डेवलपमेंट स्टेज, टेस्टिंग स्टेज और प्रोडक्शन स्टेज अलग अलग हो तो बेहतर है। तो नॉर्मली सर्वर्स भी अलग अलग होते हैं। आप डेवलप एक अलग सर्वर पे करते हो, उसके बाद में आप उसको टेस्ट करते हो, टेस्टिंग सर्वर अलग होता है, और वो करके फिर उसको प्रोडक्शन यानी लाइव एनवायरनमेंट में अलग डाला जाता है। रियल में होता है ये। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास समय नहीं होगा तो आप पहले चेंजेस कर दोगे जब इमीडिएट है, कोई फ्रॉड पकड़ में है, और बाद में उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। तो वो देखिए, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। ऐसा कहते हैं डेवलपर और मेंटेनेंस करने वाला आदमी सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेवलपर ने कोई अगर उसमें क्या किया, सिक्योरिटी थ्रेट डाल दिया, और मेंटेनेंस करने वाला भी वही है, तो वो सब क्या करेगा, हमेशा के लिए वो थ्रेट ओपन रहेगा, नहीं तो पकड़ में आ जाएगा। सेग्रीगेशन ऑफ डेटा सिस्टम, तो क्या ये आपने सुन लिया, एक बार 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 रिपीट करोगे, मैं आपको क्या करूंगा, टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इस पॉइंट को बार बार आपने सुन लिया, बड़े आसानी से आप याद रख पाओगे, एग्जाम में पक्के मार्क्स स्कोर कर पाओगे, वेदर इट इज एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव। नहीं किया सब्सक्राइब अभी तक तो भी कर दीजिए, ऐसा कंटेंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। खुद मेहनत नहीं करना है अपने को, इसकी कोई है जो आपके लिए कर रहा है। डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन, ये क्या चीज है? तो डेटा सेंटर आपका यानी कि जो सर्वर्स वगैरह है और जो उससे कनेक्ट करने वाले नेटवर्क है, ये कभी डाउन हो गए या अगर किसी ने हैक कर लिए तो आप कैसे करोगे, बैकअप से रिस्टोर करोगे। तो पॉलिसी और प्रोसीजर बैकअप की होना चाहिए। बैकअप हमेशा है देखो कि बैकअप रिस्टोर करने लायक है या नहीं है। यानी बड़ा बैकअप की जब जरूरत पड़ी तो उसको इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट ही नहीं कर पा रहे। तो डेटा बैकअप हो रहा है, उसकी रिकवरी, रेस्टोरेशन, टेस्टिंग, नॉर्मली सर्विस लेवल अग्रीमेंट होते हैं। तो बैकअप कंपनी क्या करती है, आउटसोर्स कर देती है, या सिस्टम जो सर्वर जिससे बैकअप का लिया है ना उसके साथ अग्रीमेंट होता है कि भैया तुम्हें इस तरह से बैकअप मेंटेन करना है, इस फ्रीक्वेंसी में चेक करना है। तो ये अग्रीमेंट अपन मॉनिटर कर लेंगे, सर्विस लेवल अग्रीमेंट की वो ऐसा फॉलो कर रहा है। और अगर आपके यहाँ पे रियल टाइम बैकअप नहीं हो रहा है, बैच वाइज बैकअप हो रहा है, तो एक तो रियल टाइम होता है कि इधर सर्वर में एंट्री हुई, साथ साथ में बैकअप सर्वर में एंट्री हो गई। दूसरा बैच वाइज होता है कि भैया महीने महीने में या हफ्ते हफ्ते में या दिन दिन में होगा। तो मॉनिटर करेगी वैसा हो रहा है या नहीं, जैसे ऑफिसेज वगैरह में होता है ना कि भैया हर हफ्ते हर महीने अपन बैकअप कर। देन आईटी डिपेंडेंसी में ऑडिटर क्या कंसिडर करता है, कौन सी डिपेंडेंसी ऑडिट के लिए रेलिवेंट है, और जो आइडेंटिफाई करता है उससे रिलेटेड ही आईटी ही जनरल कंट्रोल ऑडिटर टेस्ट करके उस पर रिलाई करता है। ये बड़ा पॉइंट हो गया आपका, कौन सा, आईटी डिपेंडेंसी। अब आते हैं साइबर रिस्क पे। एक डिजिटल एनवायरनमेंट में बहुत सारे साइबर रिस्क हैं। व्हाट इज साइबर रिस्क की, कोई व्यक्ति आपके सिस्टम्स पे अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर रहा है ताकि वो आपको नुकसान या खुद को फायदा पहुंचा सके। ये अलग अलग तरह के आपके रिस्क हैं। मैं आपको इसको सिंपली सुना देता हूँ, इसके ऊपर कंटेंट खूब सारा है ड्रोन चार्ट में, बट मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ में बता। मालवेयर, वेयर इज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो मालवेयर बेसिकली क्या है, एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मेलिशियस है, जिसका उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना है। नुकसान पहुंचाने का मतलब वो आपकी सारी फाइल्स को लॉक कर देगा और आपसे फिरौती मांगेगा, रैंसम, और आप फिरौती पे करोगे तो ही वो उसे इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट करेगा। कई बार इसके लिए सॉफ्टवेयर की वायरस यानी क्या है, एक फाइल होती है जो आपके सिस्टम को करप्ट कर देती है, उसके बिना कई बार इसको बिना फाइल के ही कर दिया जाता है। तो यानी कोई फाइल नहीं आती है, आप में भी नेटवर्क में ही कहीं कोई एक थ्रेट आ गई जो आपके रैम में अंदर, मेमोरी में अंदर घुस गई और उसने वहां से ही आपके पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया। ट्रोजन का मतलब होता है एक अच्छी दिखने वाली फाइल, जैसे जेन्युइन फाइल लगती है, आप खोलोगे तो मालूम पड़ेगा उसमें अंदर से वायरस निकलेगा, आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा। मोबाइल में करे तो मोबाइल वाले। डिनायल ऑफ सर्विस में क्या करते हैं, आपके नेटवर्क को ऐसा जैम कर देते हैं कि आपके सारे सिस्टम्स ब्लॉक हो जाएंगे, ब्लैकआउट हो जाएगा, और फिर आपको बोलेंगे फिरौती दो तो ही सिस्टम चालू करेंगे।
सोचो एक एयरलाइन कंपनी के सारे सिस्टम ब्लॉक हो गए तो उसका पूरा बिजनेस कैसा ठप हो जाएगा, उसको रातों रात क्या 1 मिनट घंटों में पैसे देना पड़ेंगे, नहीं तो पूरा बिजनेस बैंड बज जाएगी। फिशिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम मुर्गियाँ ढूंढते हैं, इनफैक्ट मछली पकड़ना। तो फिशिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्पीयर फिशिंग, एक आदमी को ढूंढा और उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं। अगर वो आदमी कोई कंपनी का सीईओ बड़ा आदमी है, यानी कि इट्स अ बिग वेल, तो उसे वेलिंग बोलते हैं। एसएमएस के थ्रू, ये एसएमएस है, इस लिंक को क्लिक करो तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, और उसके थ्रू आपके सिस्टम से क्या किया, पासवर्ड निकाल लिया या डेटा या पैसे निकाल लिए, तो ये स्मिशिंग। और यही अगर आपने बेसिकली क्या किया, थ्रू वीडियोस किया, तो दैट विल बी विशिंग। स्पूफिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ओरिजिनल दिखाना जबकि वो फेक है। तो ICI.org जैसी किसी ने एक और साइट बना दी और वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह दे दिया, बच्चे वहाँ पैसे दे रहे हैं, उसके खाते में जा रहे हैं, जबकि ICI की एक्चुअल साइट ही नहीं है, तो वो डोमेन स्पूफिंग है, वेबसाइट कॉपी कर ली। ईमेल स्पूफिंग का किसी को एज इन फास्ट के नाम का कोई ईमेल बना दिया और आपसे बोल दिया कि भैया रजिस्टर कर लो, आपसे पैसे ले लिए, और बाद में मालूम पड़ा वो ऑफिशियल ईमेल ही नहीं था। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, इसका मतलब क्या होता है, मैं किसी और के नाम से बात करता हूँ, होता है ना, CBI से बोल रहा हूँ और आपसे क्या किया, फिरौती ले ली। इनसाइडर थ्रेट, कंपनी के एम्प्लॉइज ही हो सकता है, दूसरे लोगों से मिल जाए और आपको नुकसान पहुंचा दें। DNS टनलिंग क्या होती है, जब आप वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, तो कोई भी वेबसाइट का एड्रेस अगर आप डालोगे तो क्या होता है भाई, देखो सिंपल सी बात है, हमारे घर का नंबर है 15, मैंने क्या किया, जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया। अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं ना, तो घर बहुत पास पास में, पड़ोसियों को सुनाई दे जाता है। तो हमारा पड़ोसी क्या करता है, हमारी जो नंबर प्लेट है ना, थोड़ी सी ऐसी हिलती है, थोड़ी ऐसी टेम्पररी लगी हुई है, तो पट्टा क्या करता है मालूम है, वो 15 वाली नंबर प्लेट उठा के अपने घर में लगा लेता है। तो अगर वो कोई आदमी आता है डिलीवर करने, तो देखता है 15 नंबर की नेम प्लेट में, वो वहाँ खाना डिलीवर कर जाता है। फिर अपन फोन लगाते हैं तो बाद में मालूम पड़ता है ऐसा ऐसा। हेलो, दैट इज DNS टनलिंग। अपन एक वेबसाइट जा रहे हैं, किसी ने बीच में उसको हैक करके उसका एड्रेस ऐसा शिफ्ट कर दिया कि वो एक्चुअल में दूसरी वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट कर रहा है, दैट इज DNS टनलिंग। होता है ना, कई बार अपन फोन लगाते हैं और किसी और को कनेक्ट हो जाता है, समझ नहीं आता ऐसा कैसे हो गया, वो टनलिंग है। तो ये कॉन्शियसली की जा सकती है। एंड बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अटैक, आपके यहाँ पे स्मार्ट लाइट्स है, स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट लॉक्स हैं, इनको अटैक कर लिया, इनको कैप्चर कर लिया, लॉक ही खोल दिया, स्मार्ट लॉक को बैंड बजा दिया आपकी। चलिए, स्टेज ऑफ साइबर साइबर रिस्क, तो हमारा क्या एम है, असेस, इम्पैक्ट और मैनेज। तो वहाँ क्या था, अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई, असेस। यहाँ पे अब क्या है, असेस, इम्पैक्ट और मैनेज। तो वहाँ पे अपन पहले क्या कर रहे थे, अपन समझ रहे थे, अब अपन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क क्या है, सबसे पहले असेस करना पड़ता है आपके साइबर रिस्क। कॉमन रिस्क क्या होते हैं, ये जो अपन ने डिस्कस किया उनमें से इन्हें कॉमन रिस्क माना जाता है। तो कभी MCQ आए तो ध्यान रखना इस पे, कॉमन रिस्क साइबर रिस्क में ये सारे हैं, आउट ऑफ ऑल दोज अदर रिस्क व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। इम्पैक्ट क्या होएगा साइबर रिस्क का, ऑब्वियस सी बात है, आप सोचो किसी ने नेटवर्क अगर आपका जैम कर दिया तो आपका पूरा बिजनेस इंटरप्ट हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, डेटा की प्राइवेसी बीच हो सकती है। अभी आपने पढ़ा हो पेपर्स में, कहा कि भैया बोट कंपनी के 75 लाख कस्टमर का डेटा किसी ने लीक कर दिया। अब आप सोचो इतना सारा डेटा चले गया लोगों के पास, अब ये वो इजीली बेच देगा किसको, दूसरी कंपनियों को जो कॉम्पीट करना चाह रही है इन द सेम स्पेस, कस्टमर अलग परेशान हो। कई सारी FC वेबसाइट्स होती है जहाँ पे आप देखना रजिस्टर करोगे, आपको अगले दिन फेक फोन कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ से डेटा क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। And then managing the cyber risk by a strategic approach to manage cyber risk, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, सबसे पहले समझो क्या रिस्क है, असेस करो क्या प्रोग्राम है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार किया जा सकता है, एंड देन उसके बेसिस पे आप साइबर रिस्क और IT रिस्क को असेस करके उसकी अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग लेके डॉक्यूमेंट कर लो। तो आपको मैनेज करना है इन पर्टिकुलर रिस्क को, और कुछ कुछ रिस्क आप एक्सेप्ट करोगे कि चलो ठीक है ये हुआ तो भी चलेगा, तो क्या मैनेज कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट करके रख लीजिए। दिस इज बेसिकली 3 स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क। अब आते हैं साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, साइबर में सब कुछ क्या होता है, IP एड्रेस बेस्ड, तो IP एड्रेस का डर, विच इज द निमोनिक फॉर IPDRR, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो हमने सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स बुलाई है किसके लिए, IP के डर के लिए, CSF IP डर, DRR। What is I? Identify the risk. What is P? Protect from the risk. Then keep detecting from the risk. Then respond if there is a risk. And if there is a threat which has impacted you, recover from that risk. Oh wow, this seems to be so natural. सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिस्क। रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, असेट मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, रिस्क असेसमेंट एंड स्ट्रैटेजी। कुछ समझ नहीं आएगा, इससे आएगा। रिस्क असेसमेंट में हमें क्या करना है, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने पीरियोडिकली, हमारी जितनी इंफॉर्मेशन असेट है हमें उन्हें मैनेज करना है। इंफॉर्मेशन असेट यानी कस्टमर का डेटाबेस कभी एन इंफॉर्मेशन असेट, और उन्हें क्लासिफाई करना है कि किसकी क्या रिस्क प्रायोरिटी है। ऑब्वियसली बात है,
इफ यू आर हैविंग क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑफ अ कस्टमर, वो ज़्यादा रिस्की है इन कंपैरिजन टू द पर्सनल डिटेल्स. पर्सनल डिटेल्स में भी डेट ऑफ बर्थ इज मोर रिस्की देन सिंपली द नेम. फोन नंबर आर मोर रिस्की देन द ईमेल आईडी. तो आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं. देन उसका इम्पैक्ट आपके साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, और देखना है कि क्या आप कोई रेडीमेड टूल्स यूज कर सकते हो जैसे ISO, CSF, ऐसे कई सारे फ्रेमवर्क होते हैं रेडीमेड. वो बता देते हैं कि ये सिस्टम फॉलो करो. कैसे सिंपल सिस्टम बता देंगे कि भैया आप क्या करिए, HTTP नहीं HTTPS यूज करिए वेबसाइट के लिए. आपको जो भी पेमेंट गेटवे यूज करना है वो मिनिमम 256 ग्रेड का इंक्रिप्शन होना चाहिए. इसके लिए आप ये पर्टिकुलर कंपनीज है, इनके आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज देयर डिजिटल असेट प्रोटेक्शन स्कीम्स, इंश्योरेंस ले सकते हैं. प्लस नॉर्मली आप चीफ इंफॉर्मेशन या चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बनाएंगे, उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दो. रिस्क असेसमेंट एक बार मैनेजमेंट और TCWG को बता दो. ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है. फिर प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्मली हम एक्सेस कंट्रोल बनाते हैं. क्या कौन सी चीज़ देखेगा, लोगों को ट्रेन करते हैं समय समय पे डेटा सिक्योरिटी थ्रू एंटीवायरस और इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं. तो एंटिटी को देखना है कि कैसे. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर बेसिकली सेफगार्डिंग असेट्स, इन्फॉर्मेशन असेट्स विच आर कनेक्टेड टू साइबर रिस्क. तो आप मॉनिटर करिए कोई गलत एक्सेस तो नहीं कर रहा है, कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करिए, पॉलिसी प्रोसीजर बनाइए इसकी, और टीम्स बना के काम करिए. देन डिटेक्ट. कहीं भी कोई एनॉमली लग रही है कि अरे क्या हो रहा है, वेबसाइट पे एकदम कांस्टेंट हिट आ रहे हैं, जैसे होता है कई बार फास्ट की वेबसाइट पे हमने देखा कि बैकएंड पे हम देखते हैं तो एक ही पर्टिकुलर पार्टी का कई सारे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं. तो ये क्या होता है, ये अटैकर्स होते हैं जो अटैक करते हैं. तो आपको उसको प्रिवेंट करना पड़ता है. तो इसके लिए आपको अनॉमलीज यानी कि कोई एक्सेप्शनल चीज़ हो रही है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग लगती है, डिटेक्शन के प्रोसेस डिफाइंड होते हैं. तो आप आइडेंटिफाई करोगे, थ्रेट्स को असेस करोगे, रिस्क समझोगे, टाइमली डिस्क्लोज करोगे ताकि उस पर एक्शन लिए जा सके. तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज मॉनिटर, डिटेक्ट एनी ब्रीच और थ्रेट, एंटीवायरस, फायरवॉल्स, और समय समय पे अपडेट इंस्टॉल करना. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को. तो रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क. अब सपोज आपको कोई मटेरियल साइबर सिक्योरिटी ब्रीच मिल गया, तो आप सबसे पहले देखो क्या हुआ है और कैसे पता पड़ा है, और आपकी पहले से प्लानिंग होना चाहिए. तो ये क्या स्टेज है कि अपन पहले से प्लान करके रेडी कर रहे हैं कि अगर ये थ्रेट आई तो हमें क्या करना है. भाई आग लग गई तो क्या करेंगे, ये भी समझाना जरूरी है. सिमिलरली अगर कोई साइबर रिस्क हो गया तो क्या करेंगे. तो रिस्पॉन्स प्लानिंग करनी है और असेस करना है कि हमें उससे रिलेटेड क्या लिटिगेशन कॉस्ट होगी, कि क्या हमें रिपोर्ट करना है, सेबी को बताना है, लिस्टेड कंपनी है तो क्या इसके ऊपर कोई नोटिस देना है, किस तरह के एक्शंस लेना है, और आगे कैसे इसको प्रिवेंट करना है. तो अब रिकवरी के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, तो हम इवैल्यूएट करते हैं, रेगुलेटर्स को बताने की बात हो सकती है, सिस्टम बेहतर करना. नॉर्मली एक पैच मैनेजमेंट अपग्रेड सिस्टम होता है कि कोई भी रिस्क अगर आया है तो क्यों आया है, कौन सी सिक्योरिटी फ्लॉ था. कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सिक्योरिटी अपडेट हमें, जैसे विंडोज़ में अपडेट आती है अपन उसको लेट करते तो ज़्यादातर इनमें सिक्योरिटी अपडेट्स होती है तो जो आपको प्रोटेक्ट करती है रिस्क से. आपने नहीं किया इंस्टॉल तो हो सकता है कि अटैकर उस दौरान क्या करे, आपको टारगेट कर ले. नेक्स्ट. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि आप किन चीज़ों पे कंट्रोल्स लगा सकते हो. जैसे वेंडर सेटअप है, तो ये सिंपल सी बात है कि आप किसी भी आदमी से माल खरीद रहे हो, उसके सेटअप के अगेंस्ट में आपको उसका डेटाबेस में एंट्री करनी है. तो ध्यान रखना कि उसका जो भी बैंक अकाउंट और ये सारी डिटेल है ये क्रिटिकल है. तो अगर आपके पास उससे मेल आ जाए कि यार मेरा बैंक अकाउंट चेंज हो गया, आप चेंज कर दो, और आपने कर दिया और बाद में पेमेंट कर दिया, मालूम पड़ा वो मेल ही फेंकता, तो इसके लिए बोला है कि कोई भी चेंजेस बैंक अकाउंट करेक्ट करना है, इस तरह की चीज़ है तो आपको देखना है कि किस मीन से आई है, क्या सही चैनल है या नहीं है, और मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन के बाद ही चेंज होगा ताकि कल दिन हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आए. दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर अगर कर रहे हो तो इसमें क्या रिस्क है. हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में ये डेटा ट्रांसफर क्या एक्चुअली फंड ट्रांसफर है. तो फंड ट्रांसफर मतलब आपको पैसे किसी को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करने हैं, तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि भैया आदमी जिसको पैसे दिए जा रहे हैं वो सही है या नहीं है, किसको दे रहे हो आप. तो नॉर्मली प्रोसेस क्या होगा, वेंडर एक तो पहले अप्रूव्ड है, फिर आप ट्रांसफर करोगे, उससे कंफर्म करोगे मिला है या नहीं मिला है. सिस्टम ऑटोमेटेड होना चाहिए, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए. पैच मैनेजमेंट का सिस्टम कि भैया समय समय पे सिक्योरिटी पैच लग सके. क्या घर बैठे बैठे ऑडिट हो सकता है. रिमोट ऑडिट का मतलब जो कोविड के समय हो रहे थे जूम मीटिंग पे. तो आपको अगर ये करना है तो यू नीड टू PPP. अल्टीमेटली क्या करना है, प्लान, प्रोटेक्ट एंड प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने. विजिबिलिटी एंड प्लानिंग. सबसे पहले प्लान करिए कैसे कि किस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या फिजिबल है या नहीं है. कुछ तरह की चीज़ें रिमोट हो सकती है, इंक्वायरीज वगैरह, बट कुछ चीज़ों में आपको फिजिकली जाना ही पड़ेगा, वेरीफाई करना ही पड़ेगा. कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा. तो इसका सबसे सही तरीका है, आज की तारीख में ICAI कहाँ यूज़ करता है, रिमोट कॉपी चेकिंग.
तो क्या ये फिजिबल है? आपको पूरा प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, डॉक्यूमेंट करना है, कैसे हो रहा है? इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया कोई भी हमारा क्या करे, डेटा का स्क्रीनशॉट वगैरह ना ले सके। डेटा शेयरिंग अपने रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। एक बार कॉपी चेक कर ली इंस्टीट्यूट, उसको हटा देता है डेटाबेस से। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होना चाहिए ताकि कोई हैक नहीं कर ले हमारे सिस्टम्स को। एंड देन रिस्क असेसमेंट, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में कि भैया कौन किससे कम्युनिकेट करेगा, कब करेगा। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? वही आइडेंटिफाई, असेस एंड मैनेज द रिस्क। वेदर ऑडिटर ऑब्जेक्टिव अचीव थ्रू रिमोट ऑडिट और नॉट, ये आपको डॉक्यूमेंट करना है, नहीं तो फिर आपको फिजिकली करना पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स क्या है रिमोट ऑडिट के? कम्युनिकेशन टूल्स का आप यूज़ करिए, वर्किंग की आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा, आपकी कॉस्ट बचेगी, फ़ायदा है ये। अप्रूवल के बाद ही एक्सेस मिलना चाहिए। कौन से लोग रिमोट में काम करेंगे उसका लिस्ट होना चाहिए। एम्प्लॉय छोड़ जाए तो उसका डिसेबल कर देना, नहीं तो मुझे लेगा वो छोड़ने के बाद भी रिमोट एक्सेस लेके। फ़ायदे क्या है? ऑफकोर्स फ़ायदे बहुत सारे। कॉस्ट टाइम बचेगा, कंफर्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने हिसाब से टाइम अलोकेट कर सकते हो। फर्स्ट हैंड एविडेंस भी मिल सकता है, ग्लोबल ऑडिटर्स का बेनिफिट ले सकते हो। नुकसान क्या है? वही नेटवर्क इशू, परफॉर्मेंस इशू, कई बार टाइम जोन इश्यूज होते हैं कि भैया रात में काम करना पड़ता है नाइट शिफ्ट में क्योंकि यूएस का काम है। बॉडी लैंग्वेज नहीं देखने को मिलती है। फेक डॉक्यूमेंट्स डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि फिजिकल नहीं है। सेंसिटिव एप्लीकेशन का आपको क्लाइंट ही एक्सेस नहीं देगा। कल्चरल चेंजेस होते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारी आदत नहीं है इस सब तरह की चीज़ें करने की। अब इन सब से और इंप्रूवमेंट लाने के लिए अब आज की तारीख में वी हैव गॉट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। व्हाट आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? न्यू एज टेक्नोलॉजीज विच आर कमिंग अप, जिसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट। डेटा एनालिटिक्स मतलब कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, जैसे सिंपल स्प्रेडशीट्स। तो आप स्प्रेडशीट पे फिल्टर लगा रहे हो, पिवट बना रहे हो, यू कैन से ऑडिट कमांड लैंग्वेज। ये कुछ भी नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो एक्सेल में आप मैक्रो बना के डेटा एक्सट्रैक्ट करने की सॉफ्टवेयर बना दी कि जैसे ही हमारा फिक्स्ड एसेट रजिस्टर का डंप लेते हैं, हम एक मैक्रो चला देते हैं, वो खुद ही निकाल देता है कि किस डेप्रिसिएशन, किस असेट पे क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। और हमारे बिजनेस में अगर कैटेगराइजेशन भी ऐसे, हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं और हर एसेट का कैटेगराइजेशन किया हुआ है, फर्नीचर, फिक्चर है, प्लांट एंड मशीन है, इंटेंजिबल एसेट है, बिल्डिंग है, तो वो उससे चेक भी कर लेता है कि इनकम टैक्स के रेट के अनुसार सही है या नहीं, वो भी बता देता है। डेट ऑफ एडिशन से 180 डेज प्लस माइनस भी चेक करके बता देता है। ब्लॉक जीरो हो गया, माइनस हो गया, तो वो सब बता देता है। तो आप इस तरह की क्या कर सकते हो, एक मैक्रो बना दिया, उसे रन करो, वो ऑटोमेटिकली कट 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 आपको रिपोर्ट निकाल के देगा। ऑल्टरिक्स क्या है बेसिकली? ये फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेटा को कंसोलिडेट करता है। इसमें एक ट्रांसपेरेंट ऑडिट ट्रेल आपको दे देती है, इसमें कोई कोडिंग वोडिंग की जरूरत नहीं होती है। और आप इसमें क्या कर सकते हो, ऑटोमेटेड प्रोसेस सेट कर सकते हो। तो दिस इज अनदर सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, अब इसको आप थोड़ा सा फास्टर रेगुलर या पावर आज के वीडियोस देखोगे तो एग्जांपल्स मैंने बताए, तो ये सिंपली कुछ नहीं करते। जैसे केसवेयर का एग्जांपल लेता हूँ, ये डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, ये इंटीग्रेट हो जाता है 90+ सिस्टम से। तो समझो फॉर एग्जाम्पल ही अगर आपसे इंटीग्रेट हो जाएगा, तो आप इसे इंटीग्रेट कर दो, आपने सॉफ्टवेयर लिया, इसको इंस्टॉल कर दो। कुछ चीज़ें, पैरामीटर्स पूछेगा आपसे कि ये जो कंपनी है क्या ये इन्वेंट्री मैनेज करती है, जीएसटी इनके यहाँ पे लगता है नहीं लगता है, क्या रेट्स है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, उसे इन्फॉर्मेशन लेगा और उसके बेसिस पे खट 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 जो जो चीज़ें तुम मैन्युअली सोच के निकालते हो ना, उसकी रिपोर्ट निकाल के दे देगा तुमको। तो लिख के दे देगा, उससे पूरी रिपोर्ट बना देगा कि भैया चलो तुम्हारे यहाँ पे क्या पीओ ऑथोराइज करने का मैट्रिक्स है, किस आदमी के पास अप्रूवल है इतने इतने के पीओज ऑथोराइज करने का, आप उसको दे दीजिए, वो खुद चेक कर लेगा सिस्टम में पूरा ऑडिट रन करके कि भैया यही है परचेज ऑर्डर्स है जो ऑथराइज्ड किए गए हैं बाय लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी, या बिना ऑथराइजेशन के पीओज निकले हैं या पेमेंट बिना पीओ के हुए, सारी रिपोर्ट निकाल के देते। पावर बीआई कुछ नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर अपन लोग भी यूज करते हैं फास्ट में, जिसमें कुछ नहीं, आप जैसे एक्सेल पे डेटा शीट्स वगैरह बनाते हो ना, इसमें सब कुछ ऑटोमेटेड आ जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप पहले से ऑब्वियसली ऑटोमेटेड, यानी कोई प्रोग्रामर डिफाइन कर देता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा है किसका, अकाउंट रिसीवेबल का। कंपनी उसे कैसे मैनेज करती है, बैड डेट का रिस्क बहुत बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर महीने डम निकालते हैं, फिर देखते हैं कौन सा डेटा कितने महीने पुराना हो गया, उसमें से फिर आइडेंटिफाई करते हैं किसने थोड़े पैसे दिए, किसने कुछ नहीं दिए, कोई लिमिटेशन एक्ट 3 साल से ज़्यादा पुराना तो नहीं हो रहा है। ये सब जो मैन्युअली कर रहे हो ना, आप ये सब एक बार सिखा दो सॉफ्टवेयर, ये सब करके दे देगा तुम। तो तुमने बस डेटा इस पे फीड करना, वो भी लिंक हो जाएगा तुम्हारे सैप से। तो ये लिंक हो गया, जैसे तुम यहाँ पे एंट्री करते जाओगे वो निकालते जाएगा, और तुम्हारे पास सिंपल बकेट्स दे देगा। कैसे बकेट? आई वांट, एक स्लाइडर है, जैसे अपने को अमेजोन पे अपन परचेज करते तो आता है ना कि 100 रुपए से 300 रुपए के बीच के प्रोडक्ट दिखाओ, तो दिखा देगा। एज वाइज एनालिसिस तुमको चाहिए 6 मंथ्स to 3 years, तो ये सारी डेटर की लिस्ट आ जाएगी। उसे एक डेटर पे क्लिक करो तो उसकी पूरी डिटेल खुल जाएगी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इंटरैक्टिव डेटा एनालिसिस कर सकते हो, तो इससे आपको फटाफट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये पावर बीआई है, तो ये ऑडिट में आपको मदद करेगा। तो ये कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक से 4 तरह की। नेक्स्ट, ऑटोमेटेड टूल्स क्या है, तो यहाँ पे 4 तरह के टूल्स है हमारे पास। सबसे पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देन रिस्क प्रोसेस
रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन और एनएफटीज। ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कुछ नहीं मतलब होता है, ये जितने भी आपके स्मार्ट लाइट्स, लॉक्स और ये सब होते हैं, यानी कि आप चीज़ों में इंटरनेट डाल के उसको ऑपरेट करते हो, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ये इसके एग्जाम्पल्स है। इसमें रिस्क क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस हो जाएगा, डेटा हाईजैक हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एसेट को हाईजैक कर लिया, उसको यूज़ कर लिया, ब्रीच हो गया बेसिकली। तो ऑडिटर के क्या इम्प्लीकेशन है, मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटेड कंट्रोल पर रिलाई करना पड़ेगा, हमने अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, कंज्यूमर फेसिंग टूल्स देखना पड़ेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये समझना पड़ेगा। बस ऐसी चीज़ें दी हुई है सब में, आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट है। ऑडिट इम्प्लीकेशन में बता दूँ, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी एक जैसी चीज़ें हमने क्या किया, कंप्यूटर को समझा दी तो वो खुद ही कर देता है। ऑडिटर का क्या इम्प्लीकेशन है, हमें समझना पड़ेगा, सब्सटेंसिव चेकिंग करना पड़ेगी, ऐसी हो रही है नहीं, और आईटी कंट्रोल डेफिनेटली देखना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, अगर आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली 30 तारीख को ब्याज लगा देता है आपके खाते में एक बैंक के केस में, तो ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है और कुछ। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इट इज नथिंग बट अ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन विच चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय लर्निंग द फ्रॉम द स्किल्स। तो चीज़ों को देखता है क्या, ओवर अ पीरियड देख देख के सीख सीख के अपने आप करता है, सीखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक शानदार सिस्टम बना दिया कि हमारे जितने ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं ना, हमने एक पूरा सिस्टम ही बना दिया है। जैसे ही वो क्या होते हैं, एक बैंक ने सिस्टम बना दिया, जैसे ही 30 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू होता है अपने आप उनको मेल चले जाता है। एक हमने ऑटोमेटेड कॉलर मशीन लगा रखी है, उनको कॉल भी चले जाता है कि भाई आपका पेमेंट दे हो गया, पेमेंट करो। फिर ऐसा होता है मोबाइल फोन वगैरह में होता ही है, आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज करिए। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है। इसमें एआई क्या हो गया, हमने देखा कि यार इसमें से है ना कुछ कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका प्रीपेड जैसे ही खत्म हो जाता है वो 3-4 दिन में रिचार्ज करा लेते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो कितनी बार भी फोन लगा दो रिचार्ज नहीं कराते, पर उनको एक बार कोई व्यक्ति फोन लगा देता है ना तो वो रिचार्ज करा देते। तो ये एआई क्या करता है, ये सब चीजों को खुद स्टडी करेगा, हमने प्रोग्राम ऐसा बना दिया। तो वो आपको पहले ही आइडेंटिफाई कर देगा कि ये कस्टमर को जब तक फोन कोई आदमी नहीं लगाएगा ना काम नहीं होएगा, मशीन कॉल ये पुनते ही नहीं है। पर ये वाले मशीन कॉल से भी डर जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उसने पहले दिन ही आपको बता दिया, तो जिस दिन खाता आपका ड्यू हुआ उसी दिन कोई व्यक्ति फोन लगा दे। तो पहले क्या है, आपके समझो 1 करोड़ कस्टमर हैं जिनमें से 10 लाख के ओवर ड्यू है। 10 लाख को सबको फोन मैन्युअली नहीं लगा सकते, पर उसमें से मालूम है 10,000 ऐसे हैं जो मैनुअल फोन पे ही पैसे देंगे। तो आप उन 10,000 को शुरू से ही मैन्युअली लगा दो, इंस्टेड ऑफ पहले उनको ऑटोमेटेड कॉल जाएगा, फिर 15 दिन बाद वो पैसे नहीं देंगे, तो आप सिस्टम के अनुसार लगाओगे। ये एआई है। तो इसमें क्या होता है, इनविजिबल नेचर के एल्गोरिथम्स होते हैं और उसके बेसिस पे ऑडिटर की क्या प्रॉब्लम है, एल्गोरिथम्स में बायस आ सकता है, कितने इफेक्टिव है चेक करना पड़ेगा, साइबर ब्रीच हो सकती है। एआई डेफिनेटली क्या कर सकता है, आपकी रिपोर्ट्स और इन सब में मदद कर सकता है आपकी बहुत सारी। क्या एआई डिसीजन मेकिंग ले रहा है, और ले रहा है तो फिर कैसे ले रहा है वो समझना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का शिफ्ट क्या हो जाएगा, वो ओवर साइड पे हो जाएगा, क्योंकि अब वो एआई पे रिलाई करेगा। तो हमें उस तरह से ये देखना पड़ेगा कि क्या शिफ्ट हुआ है, क्या नए रिस्क हैं, और मैनेजमेंट उसे कैसे मैनेज कर रहा है, किस पे अटेंशन दे रहा है। ब्लॉकचेन अपने आप में ऑडिटर के लिए बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि इसमें कोई भी डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता है। आत्मा नश्वर है, वैसे ही ब्लॉकचेन की एक ब्लॉक नश्वर है, कभी खत्म नहीं होगी। डिलीट भी करना है तो कैसे होएगा, वो डेटा आगे आगे, मतलब आपका डेटा एक बार रिकॉर्ड हो गया तो हो गया, उसमें प्रीवियस और नेक्स्ट की चेन बनी हुई है। तो नेक्स्ट में अगर डिलीट हुई तो अगले में वो लिखा हुआ रहेगा कि ये प्रीवियस डेटा डिलीट हो गया। फिर उसके बाद आपने नई एंट्री करी तो अगली चेन में आ जाएगी। तो ब्लॉकचेन का ये बेसिक बेनिफिट होता है। ये टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करोगे तो ये ट्रेल बहुत बढ़िया देगा। तो ये एक डिसेंट्रलाइज लेजर है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कई सारे लोग एंट्री कर सकते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है एनएफटीज के अंतर्गत, आपके साइबर बिटकॉइंस और इस तरह के सारे कॉइन्स में। हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट वैलिडेट करता है, सीक्वेंस होते हैं तो मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। ये इनकी एप्लीकेशन हमारे लिए क्या है, गवर्नेंस प्रॉपर है या नहीं है। मान लिया हमने कि कभी डिलीट नहीं होता है, तो एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है, हम ये जो प्रेमाइस लेके चल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, इसमें रिस्क है। जो एपीआईज वगैरह होती है जिससे दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करता है, वहाँ पे कोई वीक आ गया, एज इन कोई वायरस आ गया, कोई वीक ब्लॉकचेन प्रोसेसिंग हो गई आपकी, तो ये आपको लाइबिलिटी के लिए एक्सपोज कर सकता है। एनएफटीज क्या होती है आज की तारीख में, नॉन फंजिबल टोकन्स, विच इज बेसिकली व्हाट, क्या होता है भाई, कोई पेंटिंग है मोनालिसा की, एक ही पेंटिंग है, हमें बताएं। अब किसी ने एक और फेक पेंटिंग बना ली और उसको बेच दिया, तो अब ये तो बहुत पॉपुलर है, तो सबको मालूम है कहाँ रखी हुई है। ऐसी कई सारी पेंटिंग है जो अपने आप में बहुत कीमती है और बहुत पॉपुलर नहीं। तो कोहिनूर का हीरा है जैसे, अब कोहिनूर का हीरा आप समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा सा अगर लेके आ गया, क्या कांच का टुकड़ा, उसको वैसे ही कर दिया और बोला ये कोहिनूर का हीरा है, आदमी को देख के लगा कि यार ये तो हो सकता है साका ही बेच रहा हूँ, और उसने बोला भैया मैं आपको 500 करोड़ में देने को तैयार हूँ, और मांगा भी उसने कोई बड़े आदमी से, अंबानी अडानी टाइप के। उन्होंने खरीद लिया, बाद में मालूम पड़ा अरे बाप रे वो तो क्या था, हमारे घर के ऊपर लगे हुए शेंडलियर झूमर में से निकला हुआ एक क्रिस्टल का टुकड़ा था। तो इसके लिए क्या होता है, इसकी एनएफटी बना दी।
यानी जैसे अपन जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं ना, वैसे ही इसका एक नॉन फंजिबल टोकन बन गया। तो वो जो ओरिजिनल कोहिनूर है उसका एक टोकन बना हुआ है, आप जब कोहिनूर को बेचोगे तो क्या होएगा, वो नॉन फंजिबल टोकन ट्रांसफर होएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, वो तो एक ही है पूरी दुनिया में, वो एक ही बार ट्रांसफर होएगा। और इस पर्टिकुलर रीजन से अगर आपने वो टोकन का ट्रांसफर ले लिया तो आप भी उसके ऑथराइज्ड ओनर हो गए। अब आप किसी को खरीदना है तो वो भी जब तक आपसे एनएफटी नहीं खरीदेगा मिलेगा नहीं। तो एक तरह का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे रजिस्टर्ड इंटैंजिबल एसेट हो गया या क्या एसेट हो गया। हालांकि इसमें एनएफटी भी फेक बन सकती है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं, जैसे फेक रजिस्ट्री होती है। इट इज यूनिक, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, डिजिटल एसेट है, ये अपने आप में फोर्ज नहीं किया जा सकता, ऐसा बोलते हैं पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। ये नॉन फंजिबल टोकन है, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, डिजिटल एसेट्स होते हैं और ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं और ब्लॉकचेन से सिक्योर्ड होते हैं। तो इसमें भी वही सारे रिस्क है जो ब्लॉकचेन के अंतर्गत। वाह बढ़िया, इसी के साथ आपका एक बड़ा अच्छा पिक हो जाता है ऑटोमेटेड टूल्स, ये सारे थे। इसके अलावा जब आप रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन करते हैं तो एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ ईसीआई के मॉड्यूल में कि कैसे आप एज एन ऑडिटर एक सिस्टम, एक रोबोट, एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना सकते हो जो क्या करे, इंडेक्स 16 के जितने पॉइंट्स है सब चेक कर ले, कारों के सारे पॉइंट्स क्या है वो चेक कर ले, इस तरह। कंट्रोल कंसिडरेशंस ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली, ये क्या कहानी है भाई। जब आप डिजिटल ऑडिट कर रहे हो तो आपका कौन से कंट्रोल आपको कंसिडर करने हैं, तो कौन से कंट्रोल्स पे आपके ये फोकस होंगे। तो आपको ये देखना है भैया मैनेजमेंट पहले कैसे चीज़ों को प्रोसेस करता था और अब कैसे करता है, ताकि आप ऑडिट प्रोसीजर अकॉर्डिंगली चेंज कर सकें। आपको देखना है टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होने से कैसे रिस्क पुराने रिस्क से चेंज हुआ, यानी ये बेसिकली स्विचिंग ओवर फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेटेड में या आईटी में क्या चैलेंजेस ऑडिटर के लिए आ रहे हैं, क्या हमें कोई डिजिटल अपस्किलिंग की ज़रूरत है, कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत है। कोई भी एग्जाम्पल्स कुछ टेक्नोलॉजिकल रिस्क है जो हमें कंसिडर करना चाहिए रिलाई करने से पहले, वही सारे जो अपन ने पहले पढ़े थे कि आईटी के क्या रिस्क होते हैं। इनएक्यूरेटली डेटा प्रोसेस हो गया, प्रोग्राम में चेंज करना था नहीं किया, अनऑथराइज चेंज हो गया, फेलियर टू चेंज हो गया, मैनुअल इंटरवेंशन प्रॉपर नहीं है, डेटा लॉस हो गया, साइबर रिस्क, सेम जो अपन ने पहले पढ़े थे आईटी के रिस्क। नए टेक एनवायरनमेंट में ऑडिटर के लिए क्या की स्टेप्स है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट टेक का समझे, देखें क्या फ्लो इम्पैक्ट हो रहा है और असेस करके देखें अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रोसेस सिलेक्ट डेवलप ऑपरेट मेंटेन कंट्रोल मैनेजमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। पढ़ दिया मैंने और कुछ। नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट क्या है, बस ये ज्ञान गणित है, इस तरह की टेक्नोलॉजीज आपको बता देता हूँ। उससे पहले कंक्लूजन, ऑडिटर का क्या कंक्लूजन है इन सबसे, उसको ये देखना है कि कैसे वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके रिस्क फैक्टर्स को मैनेज कर सकता है। कुछ इनहेरेंट रिस्क होते हैं टेक्नोलॉजी के, हमेशा उन्हें हमें समझना है, विच इज इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल, आपको साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क या इंटरनल कंट्रोल का फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट देखना है आपको, कैसे टेक इंटीग्रेट हो रहा है बिजनेस से, नंबर वन कैसे उसे गवर्न किया जा रहा है, क्या एक्टिविटी ऑटोमेट हो रही है, बिजनेस कैसे इंपैक्ट हो रहा है और कैसे नेगेटिव इफेक्ट को मॉनिटर किया जा रहा है। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट में क्या हुआ है आप देखें। पहले क्या होता था भाई, हम सैम्पलिंग करते थे, अब पूरी पॉपुलेशन का एनालिसिस कर सकते हो। आप सोचो एक कैश बुक है 1 लाख एंट्रीज के साथ, और वही एक कैश बुक है मैनुअल कैश बुक 1 लाख एक्सेल रोज के साथ। ऑब्वियस सी बात है एक्सेल रोज को आप इजीली वेरीफाई कर। अलग अलग किताबें होती थी कि भैया यहाँ पे परचेज का अलग वाउचर है, फिक्स एसेट का अलग है, यहाँ सब कुछ इंटीग्रेटेड है। तो ये कुछ बताए गए कि मैनुअल से ऑटोमेटेड में जाने में चीज़ें कैसे बदली है। अब नए ज़माने में क्या हो रहा है, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की या नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट की बात करें तो हम ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑडिट करेंगे। तो ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं स्टॉक के वेरिफिकेशन के लिए, बढ़िया कैमरा लगा हुआ है, जाके एकदम में सब जगह क्या कर रहा है, स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है, डब्बे देख रहा है, खुलवा रहा है, उसमें लेट्स से पुली भी लगा हुआ, उठा के वेट भी कर रहा है, तो ये सब हो सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी, इसमें वो जो प्रॉब्लम है कि हम रिमोट ऑडिट कंप्यूटर स्क्रीन पे कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, रियल सेंस नहीं मिल रहा है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में अगर उसका पूरा एक ऑगमेंटेड रियलिटी यानी पूरा जो स्ट्रक्चर है लिडार स्कैनर के थ्रू सब कुछ को क्या किया हमने, एक ऑगमेंटेड रियलिटी वर्ल्ड में डाल दिया, तो हमारा ऑडिटर क्या कर सकता है, उसी वर्ल्ड में जाके और ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएगा उन चीज़ों को फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हुए बिना। पोकेमॉन गो का एग्जाम्पल भी दिया गया, बहुत बढ़िया। अब इसी बात है, ये सब क्या है, नेक्स्ट जनरेशन चीज़ है। मेटावर्स क्या होता है, सारी चीज़ों को जो आप देख रहे हो रियल लाइफ में उन सबको उठा के, जैसे गूगल मैप्स में सारे रास्ते आ गए ना, वैसे ही पूरी दुनिया ही एक मेटावर्स में डाल दी है, ऐसा मार्क जुकरबर्ग करना चाहते हैं। तो उसके कारण क्या होएगा, तो उसमें फिर क्या होएगा, सारा धंधा ही वैसा होगा। अब आप इसमें देखेंगे अगर रेगुलर पावर फास्टर बैचेस, तो उसमें अच्छे एग्जाम्पल्स लेके मैंने इलस्ट्रेट किया है, थोड़ा सा लंबा डिस्कशन। अभी मैं आपको सिर्फ एक केस सिनेरियो बना देता हूँ जो बताएगा कि कैसे मेटावर्स को फाइनेंशियल डोमेन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे वर्चुअल बैंकिंग,
तो अभी अपन क्या करते हैं, बैंकिंग करना इंटरनेट पे जाते हैं, उसकी जगह क्या है बढ़िया, हमने बड़े से वो चोंगे पहन लिए, एप्पल ने बनाए जो, और उसके बेसिस पे अब हमको फील आ रहा है कि हम बटन प्रेस किया तो हम बैंक के अंदर घुस गए, हमको पेमेंट चाहिए तो सामने एटीएम मशीन दिखी, हमने वहाँ पे हमारा एटीएम स्वाइप कर दिया। ये सब हमारे सिस्टम में डला हुआ है एटीएम, तो वो आएगा कौन सा एटीएम निकालना है, जैसे मैं वॉलेट से निकाल रहा हूँ वैसा फील आ गया, इस तरह की चीज़। डिजिटल एसेट मैनेजमेंट हो सकता है, तो बहुत सारी एसेट्स आप डिजिटली परचेज करोगे, यानी आप डिजिटल कपड़े खरीद सकते हो। मुकेश जुकरबर्ग के मेटावर्स में बना दिया है, गुची वगैरह टाइप की कंपनियों ने अपने स्टोर्स खोल दिए, लोग वहाँ पे डिजिटल अवतार्स के लिए अपने कपड़े खरीद रहे हैं, तो वो एसेट है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ये चैलेंज होगा। ऑब्वियसली बात है, बैंक में ट्रेनिंग दी जा सकती है, फाइनेंशियल ट्रेनिंग स्टाफ को मेटावर्स में उस तरह की रियलिटी में ले आए कि वही आप सोचिए कि कभी अगर बैंक के ऊपर अटैक हुआ है, तो पहले क्या है, हमको अटैकर्स को लाना है, वो आ रहे हैं, गोली चला रहे, सब कर रहे हैं, तो हम एक ऐसा क्रिएट कर सकते हैं एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग दे सकते हैं स्टाफ को। वर्चुअल मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस तो आप समझते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन और बेहतर हो सकता है 3D इमेजेस के थ्रू, टैक्सेशन, ज्यूरिसडिक्शन, और नॉर्मली रिस्क क्या है इन सब तरह की चीज़ों में, क्योंकि अब क्या होएगा, पूरा दुनिया आपकी सिमट के एक सिस्टम पर आ जाएगी, तो ज्यूरिसडिक्शन इश्यूज क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे, पब्लिक सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे मैटर्स हैं। ये आपका डिजिटल ऑडिट है। मैंने सिर्फ कोशिश करी है दोस्तों कम से कम समय में समराइज करके ये सारे के सारे आपके जितने टॉपिक्स थ्रोन चार्ट्स के अंदर इस तरह से कंपेरेटिवली मोर इंफॉर्मेटिव फॉर्म में दिए हैं, जो कि याद रखना बहुत मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, बट एक बार आपने कंसेप्चुअली समझ लिया उसको, वहाँ पे यहाँ रिवाइज कर लिया, रिविजन बार बार सुन लिया, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली वेरी यूजफुल। All the very best. I think we have done a decent task of completing digital audit in less than 1 hour.